Hello everyone, this is Aarti Sharma and in this video we are going to talk about the oogenesis. So without any delay, let's start with the video. तो जैसे हम लोग बात करने वाले हैं आज oogenesis के बारे में। oogenesis एक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जैक्टली जो ओवा है उसका डेवलपमेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? इसमें स्पर्म का डेवलपमेंट होता था, स्पर्म का फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहाँ पर जो oogenesis है इसके अंदर हम लोग ओवा या फिर जो हमारा मैच्योर फीमेल गैमीट है जिसको हम ओवा बोलते हैं या फिर हम इसको एग बोल सकते हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको काफ़ी हद तक कल चीज़ें बता दी थी इवन अबाउट द oogenesis ऑल्सो, जैसे कि जो oogenesis होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही शुरू हो जाता है। साथ ही साथ में ये जो oogenesis का प्रोसेस है इसमें जब मियोसिस होता है या फिर मियोटिक डिविजन्स होते हैं तो यहाँ पर अनइक्वल डिविजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ में ये oogenesis जो होता है वो फीमेल के अंदर या फिर फीमेल की लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलता, ये 50 to 55 की एज में आके बंद होता है और इस पूरे स्टॉपेज को बोलते हैं मेनोपॉज, स्टार्टिंग को बोलते हैं मेनाक। अब एग्जैक्टली चीज़ें देखना शुरू करते हैं कि चीज़ें होती कैसे हैं। लेट्स से कि कोई फीमेल जो है वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस का मतलब क्या है कि कोई भी फीमेल है वो अपनी मम्मी के वूम में है। अगर कोई फीमेल बेबी है वो अपनी मदर के वूम में है तब क्या होता है, तब हमें क्या देखने को मिलता है। लेट्स से कि कोई फीमेल बेबी है जो अपनी मम्मी के वूम में है और तभी से ये जो oogenesis का प्रोसेस है, ये जो हमारे पास हमें देखने को मिलता है ना oogenesis का जो प्रोसेस है ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही शुरू हो जाता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर शुरू हुआ है तो चीज़ें स्टार्ट एग्जैक्टली हुई कैसे हैं। जैसे हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कि स्पर्म्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास कुछ oogoनियम के सेल्स होते हैं, वो अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करते रहते हैं। अभी कंप्लीटली ओवम नहीं बना है। ऐसे हम लोग पढ़ते थे ना कि कंप्लीटली लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे oogonia है वो अपना माइटोसिस डिवीजन चला करके जब तक वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अपना नंबर इंक्रीज़ करते रहते हैं। ये जो नंबर इंक्रीज़ करने का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे स्पर्मेटोगोनिया से जो आगे के लिए जो या फिर बोल सकते हैं आपकी माइटोसिस चलता था वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है ताकि एक मेल बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म कर सके, कॉन्टिन्यूसली स्पर्म का प्रोडक्शन कर सके। लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल बॉडी के अंदर ये जो oogonia है जिसकी प्लॉइडी जो है वो 2n की होती है, वो माइटोसिस कब तक परफॉर्म कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस अपना नंबर इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही कर सकता है। लेट्स से अगर हम लोग बात करते हैं एक बार डायग्राम बना के बात करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ओवम है, ये हमारे पास एक ओवम है। लेट्स से, ठीक, ओवम नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, oogonia है। लेट्स से ये जो है हमारे पास ये oogonia है और इसकी प्लॉइडी कितनी है? ये 2n की प्लॉइडी का है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास oogonia है। ठीक, अब इस oogonia ने क्या स्टार्ट किया है? अब इस oogonia ने माइटोसिस करना स्टार्ट किया है। अब ये जब भी माइटोसिस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसने क्या किया? अपना नंबर इंक्रीज़ किया, ऐसे करते करते इसने नंबर इंक्रीज़ करता गया और माइटोसिस है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्लॉइडी लेवल होगा वो हमेशा ही सेम रहेगा। वो कितना रहेगा? हमेशा 2n रहेगा, हमेशा 2n रहेगा। जितनी बार चाहे उतनी बार माइटोसिस होता रहेगा। लेकिन ये कब तक हो सकता है? सिर्फ ये तब तक ही हो सकता है जब तक एम्ब्रियोनिक स्टेजेस या फिर जो बेबी है, जो फीमेल बेबी है वो अपनी मम्मी की वूम में है। सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो कंडीशन में या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही ये जो oogenesis का प्रोसेस, oogenesis तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये जो ये माइटोसिस चल रहा है वो हो रहा है। ठीक, तो एग्जैक्टली अभी तक मैंने क्या कहा? इंटायरली ये जो oogenesis का प्रोसेस है उसमें से भी जो स्पेसिफिकली ये आप बोल सकते हो जी कि ये जो oocytes बनने का प्रोसेस है, ये जो oocytes बनने का प्रोसेस है या फिर एग्जैक्टली देखो, सुनो स्पर्मेटोगोनिया क्या था? 2n की प्लॉइडी का था। आगे जाता था अपना नंबर इंक्रीज़ करने के बाद में तो बन जाता था स्पर्मेटोसाइट। और वो स्पर्मेटोसाइट जब आगे जाकर के एंटर करेगा मियोसिस के लिए तब उसको बोलने लगते थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेम चीज़ यहाँ पे भी आती है। यहाँ पर स्टार्टिंग में जब वो 2n की प्लॉइडी में है, जब वो माइटोसिस परफॉर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं oogonia। अब ये जो oogonia जो है आगे जाकर के माइटोसिस परफॉर्म कर रहा है और जब ये एंटर करने वाला है प्यूबर्टी के टाइम पर हमारे
oogenesis के लिए, फिर meiosis के लिए स्पेसिफिकली, तब उसको क्या बोलने लगेंगे, तब उसको बोलने लगेंगे हमारा oocyte। यानी कि अभी तो इसको बोल रहे हैं, यानी कि अभी तो इसको हम लोग oogonia बोल रहे हैं, लेकिन जब ये डेवलपमेंट कर चुका है, मान लेते हैं कि ये वाला जो सेल है स्पेसिफिकली, मान लेते हैं कि ये वाला जो सेल है स्पेसिफिकली, इसने सोचा कि अब मैं प्यूबर्टी आ गई है, अब मैं डिवाइड करना शुरू करूँगा, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा हमारा oocyte। तभी क्या बन जाएगा, तभी बन जाएगा oocyte। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में क्या है, वो oogonia है, लेकिन जब उसने सोचा कि अब मैं meiosis में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ प्यूबर्टी के टाइम पे, तब उसे बोलने लगेंगे हम लोग oocyte। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि एग्जैक्टली आगे की तरफ चीज़ें किस तरीके से होती हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस देख लिया। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ये माइटोसिस होता रहता है, अपना नंबर जो है ये सेल्स यानी कि oogonia वो इंक्रीज़ करता रहता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स स्टार्टिंग में बनते हैं, बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ द सेल्स बनते हैं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ द जो सेल्स थे या फिर मिलियंस ऑफ द oocytes स्टार्टिंग की स्टेज में जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस चल रही थी, मिलियंस ऑफ द oogonia से मिलियंस ऑफ द oocytes बन जाते हैं। लेकिन जब तक प्यूबर्टी आती है, जब एग्जैक्टली ये meiosis होना स्टार्ट होता है, देखो एग्जैक्टली मेल्स में क्या था ना कि प्यूबर्टी आ रही थी, तभी ये पूरा का पूरा माइटोसिस हो चाहे वो meiosis हो, वो तभी शुरू हो रहा था। ठीक, लेकिन जो मेन पार्ट है meiosis का या फिर मेजॉरिटी तो meiosis जो है फीमेल्स के अंदर, वो हमारी प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है। एग्जैक्टली देखो होता कैसे है, एग्जैक्टली चीज़ें होती कैसे हैं। लेट्स से हमारे पास ये कोई जो ये oogonia था वो है। ठीक, अब oogonia ने, अभी मैं बात कर रही हूँ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के लिए, इस oogonia ने क्या किया, अपना जो डिवीजन था, माइटोसिस डिवीजन था वो शुरू किया। इसने क्या किया, इस oogonia ने अपना जो माइटोटिक डिवीजन था वो शुरू किया और यहाँ पे इसने अपने आप को 2 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसने अपने आप को यहाँ पे 2 में कन्वर्ट कर लिया। ये हो जाते हैं, ये हो जाएगा 2n का, एंड ये दोनों के दोनों भी 2n के हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों भी 2n के हो जाएंगे। अभी तक ये जो चीज़ चल रही है, ये चल रही है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर। अभी किस में चल रही है ये चीज़, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर चल रही है। इसको मैं सिंपल से लिख देती हूँ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो मैं इसको लिख देती हूँ सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो लिख देती हूँ छोटा सा। ये सिर्फ और सिर्फ चल रहा है किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में चल रहा है। ठीक, अब इसके बाद में लेट्स से कि ये वाला जो सेल है, लेट्स से ये वाला जो सेल है, इसने सोचा, अब मान लेते हैं कि प्यूबर्टी आ गई है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस खत्म हो गई है काफ़ी हद तक। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में चल रहा था, अभी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो है वो खत्म हो गई है। अब ये चीज़ जो है वो हॉल्ट पे रहेगी काफ़ी हद तक। माइटोसिस कंप्लीट हो गया, अब वो एग्जैक्टली meiosis स्टार्ट करने वाला था। ठीक, ऐसा समझो आप बात कि आप लेने गए हो, आप एग्जैक्टली समझो ऐसे कि आप लेने गए हो चिप्स का पैकेट। ठीक, आप दुकान से लेकर के आ गए हो, आपने पैकेट फाड़ दिया, लेकिन आपने भी चिप्स खाया नहीं, आपके हाथ में चिप्स था और आपकी मम्मी ने रोक दिया। इस तरीके की चीज़ें होती हैं काफ़ी हद तक कि यहाँ पर ये जो माइटोसिस डिवीजन था या माइटोसिस था, ये एग्जैक्टली हो गया है। कब हुआ है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर। अब ये एंटर कर रहा है, अभी कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ है पूरा कि डिवीजन स्टार्ट हो चुका है, हल्का सा डिवीजन स्टार्ट हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज, जो meiosis के अंदर प्रोफेज 1 होता है ना, उसमें भी स्पेसिफिकली डाइप्लोटिन की स्टेज पर अटक जाता है, और फिर बाकी की जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप लेने गए हो मार्केट में चिप्स, दुकान पे चिप्स लेने गए हो, आप दुकान तक पहुँचे, आपने चिप्स लिया, घर पे वापस भी आ गए हो। ठीक, माइटोसिस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में आपने चिप्स का पैकेट खोला है, आपके हाथ में चिप्स है, आपकी मम्मी आ गई, आपकी मम्मी ने आपको आके रोक दिया कि चिप्स मत खाओ। वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि काम होने वाला है, मतलब आप समझो काम होने वाला तो नहीं है, लेकिन काम शुरू हो गया है, लेकिन डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रोफेज जो meiosis 1 था, उसका प्रोफेज 1 के अंदर भी स्पेसिफिकली डाइप्लोटिन की स्टेज में आकर के चीज़ें अरेस्ट हो जाती हैं, और वो कब खुलती हैं, आपकी मम्मी जब जाएंगी तभी आप चिप्स खा पाओगे। तो वही सेम चीज़, जब प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी के हॉर्मोन्स मिलना शुरू होंगे, यानी कि LH FSH ऐसे करके चीज़ें मिलना शुरू होंगी, तब यहाँ पर ये जो हॉल्ट है या फिर ये जो पॉज लगा है ये हटेगा, और आगे का जो meiosis का प्रोसेस है, यानी कि जो आप बोल सकते हो डाइप्लोटिन के बाद में, यानी कि डायकाइनेसिस, फिर देन मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर देन इंटरकाइनेसिस, एंड देन कम्प्लीटली जो हमारा meiosis 2 है वो पूरा होता है, फिर देन साइटोकाइनेसिस चलेगा। तब वो चीज़ें हो पाएंगी, कब हो पाएंगी, प्यूबर्टी के बाद में, या फिर जब उसको हार्मोन्स का आप बोल सकते हो हार्मोन्स जब उसको मिलना शुरू होंगे ना, LH FSH, तब ये चीज़ें हो पाएंगी। तो यहाँ तक हो गया, हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक चीज़ें हो गई हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर।
ये हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर। यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो मियोसिस है थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, थोड़ा बहुत मियोसिस जो है स्टार्ट हुआ है। अब ऐसे बोलो कि इसने मियोसिस स्टार्ट तो किया है, यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट तो हो गया है, यहाँ पे फर्स्ट भी लिख देती हूँ मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे आके अरेस्ट हो गया और यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो एक मतलब 2 में डिवाइड हो जाएंगी। लेट्स से कि यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अनइक्वल डिवीजन होगा, एक सेल तो काफ़ी हद तक बड़ा होगा, ठीक है, एक सेल तो काफ़ी हद तक बड़ा होगा, ठीक। उसके बाद में जो दूसरा सेल होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा कंपैरेटिवली, ठीक। कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है ना, जब यहाँ पे एग्जैक्टली आप बात करो, यहाँ पे मान लेते हैं ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ये हमारे पास प्यूबर्टी में चल रही है, ये सब चीज़ें जो हमारे चल रही हैं ये प्यूबर्टी के अंदर चल रही है। लेकिन यहाँ पे जब डिवीजन एग्जैक्टली हो भी रहा है, यहाँ तक चीज़ें समझ लो कि यहाँ पर आप ऐसे समझो, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी ना अभी तक, लेट्स से कि इतना जो डिवीजन हो रखा था ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तक हो गया, लेकिन बाकी का जो एग्जैक्टली प्रोफेज 1 के बाद में स्पेसिफिकली डायप्रोटीन के बाद में जो अरेस्ट था, जो हमारा पास हमारा ओ साइट अरेस्टेड था, वो हमारे पास स्पेसिफिकली डायप्रोटीन के अंदर अरेस्ट था। कब से अरेस्ट था? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में। जब उसको मिलना शुरू हुए हमारा, पहली बात तो हाइपोथैलेमस वही सेम चीज़ चलेगी जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था। हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होना शुरू हुआ GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो आकर के लगा हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे, वहाँ से रिलीज़ हुआ LH एंड FSH। स्पेसिफिकली ये जो FSH था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसने आकर के काम करना शुरू कर दिया इधर इन सेल्स के ऊपर, ठीक। जो कि ये सारे के सेल्स जो सेल्स थे ओ साइड की कंडीशन में, या फिर जो ये माइटोसिस का प्रोसेस था वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया ना। तो यहाँ पे जो अरेस्टेड सेल थे जो कि अपने डायप्रोटीन स्टेज के अंदर पड़े हुए थे या फिर मियोसिस 1 स्टेज में अटके पड़े थे, स्पेसिफिकली प्रोफेज 1 में स्पेसिफिकली डायप्रोटीन स्टेज में जो अटके पड़े थे, अरेस्टेड थे, उन पे आके जब FSH ने काम करना शुरू कर दिया, तब ये जा करके ये जो डेवलपमेंट है, ये जो पूरा प्रोसेस था ना, ये जब ये जो सेल डिवीजन है एग्जैक्टली पूरा कंप्लीटली हो पाएगा, ठीक। तो क्या बोला मैंने आपको अभी तक कि प्यूबर्टी आई, हार्मोन्स मिले स्पेसिफिकली FSH, तब यहाँ पर जाकर के यहाँ पर ये डिवीजन मियोसिस 1 का डिवीजन अभी कंप्लीटली नहीं हुआ है, मियोसिस 1 का डिवीजन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बन गया हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे क्या बना हमारे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये वाला जो बना है ये हो गई हमारी पोलर बॉडी। ये क्या हो गई हमारे पास हमारी पोलर बॉडी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अनइक्वल डिवीजन होता है, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन की वजह से ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसका साइज़ काफ़ी हद तक बड़ा होता है, और जो छोटा वाला है उसको बोलते हैं पोलर बॉडी। अब हमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, अभी तक हम जो पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि इतना ज़्यादा हमें क्लियर नहीं है कि जो पोलर बॉडी है वो आगे जाके डिवाइड करती है कि नहीं करती है, फिर अपने आपको डिजनरेट कर लेती है। जनरली मैं आपको बताऊँगी डिजनरेट कर लेती है बिकॉज इसका कोई काम ही नहीं होता, ठीक। इस तरीके से वो डिजनरेट कर लेती है। NCERT में लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें पता ही नहीं है इससे आगे क्या होता है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको डिजनरेट कर लेती है, ठीक। इतना आपको चीज़ समझ में आ गई। लेकिन आप ये समझो कि इतने सारे मिलियंस ऑफ द जो सेल्स प्रेजेंट हैं, इतने सारे मिलियंस ऑफ द सेल्स प्रेजेंट हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में से, मतलब आप समझो कि इतने सारे सेल्स ने अपने पहले जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में थे, एक फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में थी, उसकी जो ऊगोनिया था उसने अपने आप को माइटोसिस करके डिवाइड करता गया और फिर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से लेकर के प्यूबर्टी तक ये जो डायप्रोटीन का स्टेज था, इधर एक हॉल्ट रहा, इधर एक पॉज रहा। तो क्या वो ऐसे ही बिना प्रोटेक्शन के पड़े हुए थे सेल? उनको भी तो प्रोटेक्शन की नीड होगी ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, यानी कि अभी जो ये गैप आया है, तब ये लोग क्या करेंगे, तब इनके अंदर कैसी ऐसी चीज़ें क्या होंगी कि अपना थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन कर सकें या फिर अपने आप को न्यूट्रिशन मेंटेन करा सकें, ठीक। समझ रहे हो ना? तो ये बता रहे हैं एग्जैक्टली क्या होता है। जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस चल रही थी, जब ये अभी पूरा का पूरा जो हॉल्ट का प्रोसेस था, अभी तक ये जो पूरा का पूरा हॉल्ट का प्रोसेस था वो जब चल रहा था, तब आप क्या समझ सकते हो, तब आप ये बोलोगे यहाँ पर कुछ लेयर्स लग रही थी हमारे, जो आप बोल सकते हो ओवा के आसपास। हमारा जो ओवा था, या फिर जो हमारा ओवा तो नहीं बोलना चाहिए, अभी ओवा बना नहीं है कम्प्लीटली, ओवा तभी बोलोगे जब वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली गैमेट बन चुका है, ठीक है। ओवा तभी बोलते हैं उसको। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी ये कि जब मान लेते हैं कि इनका जो है अभी ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में पड़े हुए हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से बोलो बेसिकली, यानी कि जब पूरा डेवलपमेंट हो चुका है मियोसिस 1 के अंदर, या फिर स्पेसिफिकली प्रोफेज 1 के अंदर, स्पेसिफिकली डायप्रोटीन के अंदर, जब ये अरेस्ट हो चुका है, कौन अरेस्ट हो चुका है, हमारा ओ साइट अरेस्ट हो चुका है, ठीक। तब इस ओ साइट के आसपास क्या होता है, कुछ सेल्स आते हैं। जैसे लेट्स से ये हमारे पास हमारा ये ओ साइट है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। लेट्स से हमारे पास हमारा ये छोटा सा ओ साइट है, ठीक। अब इस ओ साइट के प्रोटेक्शन के लिए, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसके आसपास कुछ सेल्स आते हैं।
ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसका डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है, ना, लेकिन स्टार्ट कर चुका था ये मियोसिस के प्रोफेज 1 के अंदर स्पेसिफिकली, मतलब मियोसिस 1 के अंदर, उसके भी प्रोफेज 1 के अंदर स्पेसिफिकली उसके अंदर भी डायप्लोटिन के अंदर अरेस्ट था, यानी कि एग्जैक्टली थोड़ा बहुत डेवलपमेंट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिवीजन तो स्टार्ट हो चुका है, नरिशमेंट लेने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसके आसपास यहाँ पर कुछ सेल्स आना शुरू हो जाते हैं, कुछ सेल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके आसपास कुछ सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। लेकिन अभी भी ये जो सेल्स इसके आसपास आए हैं, लेकिन अभी भी जो अंदर का जो एग्जैक्टली oocyte है उसको तो आप प्राइमरी oocyte बोलोगे ना, बिकॉज अभी तक कम्प्लीटली डिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी उसका क्या है, कम्प्लीटली डिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर एंटर करके आए। आप समझो, हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग ये बोलते थे स्टार्टिंग में स्पर्मेटोगोनिया, जब वो इस पर्टिकुलर मियोसिस के फेज़ के अंदर एंटर कर चुका है, चाहे भले वो डिवाइड नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या बोलते थे, तब क्या बोलते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देन नेक्स्ट में जब डिवीजन कर चुका है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, तब उस कंडीशन में क्या बोलते थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है ना, अभी डिवीजन माइटोसिस हो चुका है, तो उसको हमने oogoneum से हटा करके अब बोलना शुरू कर दिया है प्राइमरी oocyte, बिकॉज ये एंटर कर चुका है मियोसिस डिवीजन के फेज़ के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हमारा प्राइमरी oocyte, ये हो जाएगा हमारे पास हमारा प्राइमरी oocyte, ठीक। अब ये जो oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte है, इसके आसपास ये इतने सारे सेल्स लग गए हैं आसपास आकर के, ग्रैनुलोसा सेल्स आसपास आकर लग गए हैं, इसके नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम इस स्टेज को क्या बोलने लगते हैं, इसको बोलने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल स्टेज, यानी कि अंदर का जो सेल है उसको बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte, लेकिन कंप्लीटली इस स्ट्रक्चर की जो स्टेज है उसको बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसको क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, जब ये प्राइमरी फॉलिकल बन चुका है, उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में यहाँ पर वापस से कुछ सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कुछ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स आपस में वापस से आकर के यहाँ पर लगने लग जाती है, ठीक। मतलब आप समझो कि यहाँ पर वापस से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये प्राइमरी oocyte था हमारा, ठीक है। इसके आसपास अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी फॉलिकल की कंडीशन के अंदर इसके आसपास यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल की लेयर थी, ठीक। इसके आसपास आप समझो, ये ऑरेंज कलर में बना रही हूँ मैं, यहाँ पे इसके आसपास आकर के और ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आके लग गई है। सेल्स वही है, ग्रैनुलोसा सेल्स ही बोल रहे हैं उसको अभी भी, लेकिन उसके आसपास आकर के हमारे पास ये ग्रैनुलोसा सेल्स की एक और लेयर लगने लग जाएगी, ठीक। उसी के साथ साथ में आप ये चीज़ और समझो कि यहाँ पर एक थीका लेयर और जनरेट हो जाती है जो उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ पे आकर के एक थीका लेयर और लग जाती है जो कि इसको प्रोटेक्शन का काम करने लगती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अभी भी डेवलपमेंट पूरा हुआ नहीं है, अभी भी डिवीजन हुआ नहीं है मियोसिस 1 का पूरा, अभी भी डिवीजन हुआ नहीं है। तो अभी भी ये जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte की कंडीशन में है, लेकिन अभी इस वाली कंडीशन में इसको बोल रहे थे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल, इस वाली कंडीशन में इसको बोलने लगेंगे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल। इसको क्या बोलने लगेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल यानी कि कंप्लीटली स्टेज को बोल दिया है, इसकी सेल को नहीं बोला है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अब यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल भी हमारे पास बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में अब बात आती है हमारे पास हमारा टर्शरी फॉलिकल बनने की, प्यूबर्टी आ जाती है और इसको FSH का अमाउंट मिलने लग जाता है। इसको क्या होता है, इसको FSH का अमाउंट मिलने लग जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, लेट्स से इसको FSH का अमाउंट मिला और इसने अपने आप को ग्रो करना शुरू कर दिया। अब इसने अपने आप को ये क्या करेगा, अपने आप को बेसिकली डिवाइड भी करेगा इसी टर्शरी फॉलिकल की कंडीशन के अंदर, ठीक। प्राइमरी oocyte वो ऑब्वियसली पता है अभी डिवाइड नहीं हुआ है, तो प्राइमरी oocyte की कंडीशन में होगा, तो ये प्राइमरी oocyte हो गया। इसके आसपास जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर लगी हुई है, और भी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर लग जाती है, रुको पहले, ठीक है। यहाँ पे और भी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर लग जाती है, और साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने आपको पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में, तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक जो थीका लेयर है, बेसिकली जो प्रोटेक्शन के लिए थीका लेयर वो बन जाती है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़, यहाँ पे थीका लेयर रहेगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीका लेयर रहेगी, ये थीका लेयर रहेगी, लेकिन यहाँ पे थीका लेयर क्या करेगी, अपने आप को 2 में डिवाइड कर लेगी और प्रोटेक्शन देने के लिए। ये थीका लेयर क्या करेगी, अपने आप को और में 2 में डिवाइड कर लेगी बेसिकली। अभी तक वहाँ पे एक लेयर थी थीका की, यहाँ पे अभी तक 2 लेयर आ चुकी है थीका की, ठीक है। इंटरना थीका एंड थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना यानी कि बाहर वाली, इंटरना यानी कि अंदर वाली, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक फ्लूइड फिल स्पेस, यहाँ पर एक आपको क्या मिलेगा, आपको एक मिलेगा यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड स्पेस। यहाँ पर एक फ्लूइड इसके आसपास में भरा हुआ होगा, किसके आसपास में भरा होगा, इस
टर्शरी फॉलिकल के आसपास में एक फ्लूइड फिल स्पेस, जिसको हम लोग एंट्रम बोलने वाले हैं, वो भरा होता है। अगर आपको पूछते हैं कि एंट्रम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे हमें ये एंट्रम जो हमारी टर्शरी फॉलिकल है उस कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक, यानी कि क्या क्या देखने को मिला, प्राइमरी फॉलिकल के आसपास ग्रैनुलोसा सेल्स आने लगे, सेकेंडरी फॉलिकल के आसपास थीका लेयर और जनरेट हो गई और बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स और आ गए। जब तक टर्शरी फॉलिकल बना तब तक मान लेते हैं कि अभी डेवलपमेंट अभी कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं, लेकिन अभी तक कंप्लीटली डिवीजन नहीं हुआ है, अभी डिवीजन नहीं हुआ है। तो प्राइमरी फॉलिकल है, उसके आसपास एंट्रम भरा है, फ्लूइड फिल स्पेस है, फ्लूइड भरा हुआ है उस स्पेस के अंदर। बाहर की तरफ थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, उसके बाहर पे जो हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर थी वो है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद में क्या होगा, अब मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे प्यूबर्टी आ चुकी है काफ़ी हद तक। अब यहाँ पर FSH का लेवल लगेगा और ये जो टर्शरी फॉलिकल अभी तक हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने ये टर्शरी फॉलिकल पढ़ा है, ये क्या करेगा, अब ये डिवाइड करेगा। तो अब डिवाइड करने के बाद क्या होगा, अभी तक मान लो, देखो आप ये बोल सकते हो, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा फॉलिकल स्टेज है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte भी रहता है और सेकेंडरी oocyte भी रहता है। ऐसा कौन सा फॉलिकल है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte भी रहता है और सेकेंडरी oocyte भी रहता है। तो आप बोल सकते हो कि टर्शरी फॉलिकल ये एक ऐसा फॉलिकल की कंडीशन है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte की कंडीशन भी है और सेकेंडरी oocyte की कंडीशन भी रहती है। अब जब उस पर्टिकुलर टर्शरी फॉलिकल पे ये FSH का लेवल लगेगा या फिर FSH लगेगा, तब उसके बाद में ये जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर पड़ा हुआ प्राइमरी oocyte है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा सेकेंडरी oocyte के अंदर। तो जैसे ही डेवलपमेंट नहीं, लेकिन जैसे ही ये जो डिवीजन है वो कंप्लीट हुआ meiosis 1 का, जैसे ही FSH का लेवल लगा, वैसे ही जो ये इसके अंदर सेल के अंदर ये जो प्राइमरी oocyte थी इसने अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने आप को डिवाइड किया बेसिकली। अगेन वैसे ही एक पोलर बॉडी बनेगी, एक छोटी सी और एक बड़ा सा हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा, एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बनेगा। यहाँ से ये जो सेकेंडरी oocyte है वही रिलीज़ कर दिया जाता है, उसको फिम्ब्रिया कैच करता है और ये सेकेंडरी oocyte, आपको ओवर नहीं बोलना चाहिए, माय मिस्टेक, मैंने पहले भी आपको शायद से ओवर बोल दिया था, तो गलत बात है। एक्जैक्टली क्या होता है ना कि फिम्ब्रिया जो कैच करती हैं वो सेकेंडरी oocyte को कैच करती हैं। ठीक, और ये सेकेंडरी oocyte ही आगे जा करके इन्फेंडिबुलम एंड देन एम्प्यूला में बैठ जाता है जा करके, और अगर वहाँ पे उसको स्पर्म मिलता है, अगर इसको वहाँ पे स्पर्म मिल जाता है, तब उस कंडीशन के अंदर इसका जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन है जिसमें कि वो एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक एग्जैक्टली अपना ओवम बनाएगा, वो हो पाता है। अदरवाइज़ ये हमेशा ही जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तब तक ये सेकेंडरी oocyte की कंडीशन के अंदर ही अपने आप को डैमेज कर लेता है। डैमेज नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को, जो आप बोल सकते हो कि अपने आप को गायब कर लेता है, कर लेता है, या फिर बोल सकते हो कि अपने आप को रप्चर कर लेता है, या कुछ भी इस तरीके से टर्म यूज़ कर सकते हो कि वो अपने आप को गायब कर लेता है, या फिर हमारी जो बॉडी है उसको रिजॉल्व कर लेती है, ऐसे करके चीज़ें होती हैं। बेसिकली ख़राब हो जाता है फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो। ठीक है, तब ये ओवा वाली कंडीशन में जा ही नहीं पाएगा। LH है, जब ये निकल रहा है ना, जब ये आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट तो हो गया, सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन ये निकलेगा कब, सेकेंडरी oocyte बन गया, मान लो कि प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी oocyte किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। ये जो टर्शरी फॉलिकल था इसके अंदर ये जो प्राइमरी oocyte था, जैसे इसने इसको FSH का लेवल मिला, इसने अपने आप को डेवलप कर लिया, इसने अपने आप को डेवलप किस में किया, इसने अपने आप को डेवलप किया, जो हमारा डेवलप नहीं बोल सकते, लेकिन डिवाइड किया अपने आप को सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, एक पोलर बॉडी बनी छोटी सी और एक बड़ा सा काफ़ी हद तक जो सेकेंडरी oocyte था वो बना। अभी जो सेकेंडरी oocyte हमारे पास बना है ना, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर जो बेसिकली आप बोलो कि रप्चर कब होगा, जब LH का लेवल आएगा, काफ़ी हद तक FSH आया तो डेवलपमेंट हुआ। कब क्या डेवलपमेंट हुआ, इसने अपने आप को डिवाइड किया प्राइमरी oocyte की कंडीशन से सेकेंडरी oocyte की कंडीशन के अंदर। लेकिन रप्चर कब होगा, रप्चर तब होगा जब LH आएगा। LH जब अच्छे खासे अमाउंट में इसको लगेगा, तब ये क्या करेगा, तब अपने जो ग्राफिन फॉलिकल था उसको फाड़ेगा और बाहर निकल जाएगा, और फिर वही सेम चीज़ें फिम्ब्रियो से कैच करेगा, किसको कैच करेगा, सेकेंडरी oocyte को कैच करेगा, एंड देन हमारा इन्फेंडिबुलम एंड देन एम्प्यूला में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ में ये जो प्रोसेस है जिसमें कि ये हमारा सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। कभी भी आपसे पूछेंगे कि ओव्यूलेशन के अंदर सेकेंडरी oocyte निकलता है या फिर ओवा निकलता है, आप हमेशा बोलोगे सेकेंडरी oocyte, बिकॉज सेकेंडरी oocyte ही निकलता है, ओवा तब तक नहीं बनता। ये जो डेवलपमेंट है, ये जो meiosis 2 है, या फिर ये meiosis जो है कम्प्लीटली कभी होता ही नहीं है जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो, जब तक फ्यूजन ना हो, जब तक इस एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ में स्पर्म आके लगे ना। ठीक है, अब उसके साथ साथ में हम लोग NCERT पढ़ लेते हैं ज़रा। और ये चीज़ तो बता दूँ मैं आप लोगों को कि जो ये हमारा इतना सारा डेवलपमेंट चल रहा था, ये जो माइटोसिस का फेज़ था, जब तक ये आगे आकर के
प्यूबर्टी जब तक एक इंसान को या फिर एक फीमेल को हिट नहीं करती तब तक बहुत सारे मिलियंस ऑफ द गैमेट्स थे स्टार्टिंग में, लेकिन तब तक आते आते इतना प्रोटेक्शन देने के बाद में, इतना ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर लगाने के बाद में, इतना न्यूट्रिशन देने के बाद में भी, या फिर इतना ठीक है लेयर लगाने के बाद में भी सिर्फ और सिर्फ मिलियंस में से 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स या फिर प्राइमरी oocytes तो नहीं, लेकिन एग्जैक्टली फॉलिकल की कंडीशन जो है वो इतनी ही बच पाती है। ठीक है, अब हम लोग एग्जैक्टली रीड करना शुरू करते हैं। द process of formation of a mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis, because spermatogenesis completely puberty में start होता है और oogenesis start हो जाता है embryonic stages के अंदर। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes, mother cells oogonia, मदर सेल्स क्यों बोला है, बिकॉज वही एक ये जो oogonia है वही आगे जा करके माइटोसिस कर करके बहुत सारा नंबर इंक्रीज करने वाला है और ये आगे जा करके फिर मियोसिस परफॉर्म करने वाला है, इस वजह से इसको मदर सेल्स बोलते हैं। और यही काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स उसमें भी देखने को मिलता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल इस तरीके से। ठीक, तो ये जो मदर सेल है जिसको हम oogonia बोल रहे हैं, यही आगे जा करके माइटोसिस परफॉर्म करेगा, नंबर इंक्रीज करेगा एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही अंदर, एंड देन आगे जा करके मियोसिस में अपने आप को हॉल्ट करेगा, अपने आप को पॉज लगाएगा, एंड देन फिर जब प्यूबर्टी आएगी तो वापस से स्टार्ट कर देगा डायप्लोटीन के आगे की स्टेजेस को। ठीक है, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। जिसमें मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका माइटोसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है, तो नंबर जो है एक फीमेल के अंदर वो इंक्रीज़ नहीं हो सकता। जैसे कि मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इवन माइटोसिस का जो फेज़ है वो बार बार होता रहता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही जो भी नंबर इंक्रीज़ होना था वो होगा, लेकिन उसके बाद में नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। दीज सेल्स स्टार्ट डिविजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1, स्पेसिफिकली डायप्लोटीन के अंदर प्रोफेज 1 ऑफ द meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary spermatocyte। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की कंडीशन पे वो अपने आप को अरेस्ट कर लेता है, और फेज कौन सा होता है, प्रोफेज 1 स्पेसिफिकली डायप्लोटीन के अंदर। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle। ओके, जैसे मैंने आपको बताया a large number of these follicles degenerate during the phase from the birth to the puberty। Therefore at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। हर एक ओवरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मिलियंस में स्टार्ट हुई थी जर्नी वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 से 80,000 बच जाती है प्राइमरी फॉलिकल्स के लिए, जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ एक और चीज़ कि ये जो 60,000 और 80,000 है ना, जब भी डेवलपमेंट मान लो FSH का लेवल लगता है तब 2 से 3 फॉलिकल हर साइकिल के अंदर डेवलप करना स्टार्ट कर, हर फॉलिकल मतलब 2 से 3 जो फॉलिकल्स हैं या फिर 2 से 3 जो हमारे पास प्राइमरी oocytes थे वो अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। लेकिन फिर भी एक ही ओवर निकल पाता है, बिकॉज बाकी सारे जो हैं वो डेवलप नहीं कर बिकॉज बाकी सारे जो हैं वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, बाकी सारे जो हैं वो डिजेनरेट करने पड़ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हर एक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बच पाते हैं। The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles। जैसे मैंने आपको बताया, the secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। antrum सिर्फ और सिर्फ tertiary follicle के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, बाकी कहीं देखने को हमें नहीं मिलेगी। The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa। It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट meiotic division कंप्लीट हो चुका है secondary oocyte की कंडीशन पे, तो स्टार्टिंग में प्राइमरी oocyte था 2n पे, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है वो बन जाएगा n पे, बिकॉज फर्स्ट meiotic division कंप्लीट हो चुका है। ओके, और जब ये अपना आगे का डेवलपमेंट अगर स्पर्म मिल जाता है तो वो भी कंप्लीट कर लेगा, तो यानी कि ओवर बन जाएगा, तब भी वो एन ही रहेगा। 46 क्रोमोसोम से स्टार्ट हुआ था जर्नी, 23 एंड देन वापस से 23 एंड अ टाइनी पोलर बॉडी। और ये पोलर बॉडी छोटी क्यों बनती है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो इतना ज़्यादा बड़ा क्यों बनता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन जो बेबी को प्रोवाइड करना होगा ना आगे जा करके वो ओवर में रखा जाता है, बिकॉज पोलर बॉडी तो फालतू जानी है आगे, उसको तो डिजनरेट होना है, तो उसको न्यूट्रिशन कर दे करके क्या फ़ायदा। इस वजह से अनइक्वल डिवीजन रखा जाता है मियोसिस का यहाँ। द सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी
एडवांटेज फॉर दिस? डेफिनेटली मैंने आपको बता ही दिया. डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न out of first meiotic division divide further or degenerate? It's simply degenerate. At present we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into the mature follicle or the graphene follicle. Okay, tertiary follicle जो है उसको आगे जाकर के हम लोग graphene follicle बोलने लगते हैं. और ये ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही जो रप्चर है वो होता है और वहाँ से जाकर के LH लेवल लगने की वजह से यहाँ पे जाकर के जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ हो जाता है. टर्शरी फॉलिकल को ही आगे जाकर के हम लोग क्या बोलने लगते हैं? मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल. और इस ग्राफिन फॉलिकल से ही जो ये हमारे पास आप बोल सकते हो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है वो हमारे ग्राफिन फॉलिकल से ही होता है. द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड zona pellucida surrounding it. The graphene follicle now ruptures to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called the ovulation. Can you identify major differences between spermatogenesis and oogenesis? A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis is given below. देखो एक चीज़ और बतानी रह गई थी, मैं बता देती हूँ कि जो टर्शरी फॉलिकल है वो आगे जाकर के अपने आप को डेवलप कर लेता है ग्राफिन फॉलिकल में. जैसे मैंने आपको बताया टर्शरी फॉलिकल था, उसके अंदर प्राइमरी oocyte, उसको FSH का लेवल मिला, उसने अपने आप को डेवलप कर लिया. किसके अंदर? उसने अपने आप को डेवलप कर लिया सेकेंडरी oocyte के अंदर. और बाहर की जो लेयर थी वो टर्शरी फॉलिकल वाली थी. लेकिन अपने आप को उसने मैच्योर कर लिया, अपने आप को डेवलप कर लिया किसमें? हमारे मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर. यानी कि 4 फॉलिकल की स्टेज है. पहली प्राइमरी फॉलिकल, ठीक, उसके बाद में हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल जिसके अंदर प्राइमरी oocyte है, FSH का लेवल लगा, FSH का लेवल लगने के बाद में वो बन गया सेकेंडरी oocyte. थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा और ज़रा मैच्योर किया, थोड़ा सा ज़्यादा और डेवलप किया, उसके बाद बन गया वो ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल. इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक चीज़ बताना रह गई थी कि यहाँ पर ये जो oocyte था, जो सेकेंडरी oocyte था, वो अपने अंदर एक और लेयर डेवलप कर लेता है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जो कि आपको देखने को मिलेगी तब जब हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो हमारे स्पर्म के साथ में फ्यूजन करने की कोशिश करता है. और इसी वजह से जो स्पर्म, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास जोना पेलुसिडा की लेयर थी वो जोना पेलुसिडा की लेयर यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रेजेंट होती है. तो इसी लेयर को क्रॉस करने के लिए वहाँ पर हमारे पास स्पर्म के अंदर एक्रोसोम था. ओके, उसके बाद इतनी चीज़ें होती हैं और जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन. ओके, अब हम लोग ज़रा डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम में दिखाया हुआ है हमें ओवरी का सेक्शन, यहाँ पे दिखाई हुई है ब्लड वेसल्स, यहाँ पर दिखाया हुआ है हमारे प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ पे दिखाया हुआ है टर्शरी फॉलिकल जिसके अंदर ये येलो कलर का दिखाया हुआ है एंट्रम, यहाँ पे दिखाया हुआ है और डेवलपमेंट के बाद में ग्राफिन फॉलिकल. यहाँ पर ये ओवम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सेकेंडरी oocyte. और ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज़ हो गया. कब हुआ है? ओव्यूलेशन के दौरान, जब LH का लेवल जो है वो काफ़ी तक राइज हो गया है. उसके बाद में बाकी, हाँ एक और चीज़, बाकी बचे हुए जो रेमिनेंट्स होते हैं, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन होता है जिसमें कि थीका की लेयर आती है, जिसमें कि ग्राफिन फॉलिकल्स आते हैं बहुत सारे, जिसमें कि हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आती है बहुत सारी. जो बाकी का बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल होता है, बिकॉज सेकेंडरी oocyte जोना पेलुसिडा की लेयर के साथ में तो निकल लिया ना बाहर, तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको बोलने लगते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. और ये कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हम आगे देखेंगे जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखने वाले हैं तब. अब बाकी का जो पार्ट है ये वाला, ये मैंने आपको काफ़ी तक एक्सप्लेन कर दिया है. आई थिंक आपको खुद पढ़ना चाहिए, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. लेकिन आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी हद तक चीज़ें. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.